सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम में बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो डाटा सेट आपके पास होता है, अगर उसमें दो क्लासेस हैं तो उसमें ऑब्वियसली एक पॉजिटिव क्लास होती है और एक नेगेटिव क्लास होती है। इन केस आपके पास मोर देन टू क्लासेस हैं किसी डाटा सेट में, तो आप उसमें क्या करते हैं कि आप उसमें से एक क्लास को कंसीडर करते हैं एज अ पॉजिटिव, और बाकी जितने भी आपके पास क्लासेस बचते हैं उनको आप नेगेटिव क्लास कंसीडर कर लेते हैं। पॉजिटिव क्लास के लिए आप रूल जनरेट करते हैं, नेगेटिव क्लासेस को आप कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब दो क्लासेस होती हैं तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। पहले के लिए आप रूल जनरेट करते हैं, फिर दूसरे के लिए रूल जनरेट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास मोर देन टू क्लासेस हों तो फिर आप क्या करते हैं, फिर एक क्लास को टारगेट रखते हैं और फिर बाकी तमाम एक क्लास को पॉजिटिव रख लेते हैं और बाकी तमाम क्लासेस को आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं। और फिर इस पर प्रोसीजर कैसे अप्लाई होता है, ये है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप डायरेक्ट डेटा सेट से रूल बनाते हैं। डेटा सेट से जब आप रूल बनाते हैं तो स्टार्ट करते हैं किसी भी एम्प्टी रूल आर से स्टार्ट करते हैं। यानी आपके पास रूल्स, कोई भी एम्प्टी रूल होता है वो क्या कर रहा होता है, वो रूल एम्प्लॉय कर रहा होता है पॉजिटिव क्लास को। ये वो पॉजिटिव क्लास है जो आपने डिक्लेयर किया होता है। फिर क्या करते हैं, ग्रो अ रूल यूजिंग द लर्न वन फंक्शन। फिर आप इस रूल एम्प्टी रूल में आप क्या डालते जाते हैं, एम्प्टी रूल में आप एंटीसीडेंट्स डालते जाते हैं। आप फिर एट्रीब्यूट टेस्ट डालते हैं, इसमें एक एट्रीब्यूट टेस्ट हुआ, फिर दूसरा एट्रीब्यूट टेस्ट इस एम्प्टी रूल में डालते जाते हैं। और फिर ये किस के थ्रू डालते जाते हैं, ये लर्न वन रूल फंक्शन के थ्रू डालते हैं। ये कैसे काम करता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इसमें सिर्फ आपने ये समझना है कि पहला स्टेप आप किसी एम्प्टी रूल से स्टार्ट करते हैं और इस एम्प्टी रूल में आप क्या ग्रो करते हैं। उस रूल को ग्रो कैसे करते हैं, किसी एट्रीब्यूट टेस्ट को इंक्लूड करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि ये वाई लेबल हमें ये पॉजिटिव क्लास करेक्ट बताता है या नहीं बताता, या उसका कवर कितना है या उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो हम ग्रो रूल से करते हैं। ग्रो रूल दैट इज़ यूजिंग द लर्न वन रूल फंक्शन। फिर क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हम रिमूव ट्रेनिंग रिकॉर्ड कवर बाय द रूल। अब जब रूल बनते जाते हैं, जब एक रूल बना, उस रूल के बनने के बाद वो जितने भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को कवर कर रहे हैं उन तमाम रिकॉर्ड्स को हम वहाँ से एक्सक्लूड कर लेते हैं। वो डेटा सेट में से एक्सक्लूड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उन रिकॉर्ड्स को फिर हम कंसीडर नहीं करते और फिर हम रिपीट करते हैं इसी स्टेप को। फिर एक नया रूल बनाते हैं, उसमें को फिर ग्रो करते हैं, फिर उसमें जितने रिकॉर्ड वो कवर कर रहा है वो रिकॉर्ड हम रिमूव करते हैं। और इस तरह रूल क्या करता है, रिकॉर्ड्स यानी डेटा सेट रिड्यूस होता जाता है और आपके पास रूल फंक्शन प्रिसाइजली बनते जाते हैं। रूल फंक्शन, रूल में से जब आप रूल जनरेट करते हैं तो रूल का जो क्राइटेरिया होता है कि ये कितना एक्यूरेट है, तो उसके लिए फिर एवेलुएशन मेयर्स होती हैं। वो एवेलुएशन मेयर्स आप यहाँ नंबर 2 स्टेप पे अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि ये रूल ठीक है या नहीं है, इसकी ग्रोइंग जो हम कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि वो जो रूल है वो बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है या वर्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है। अगर बेटर परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है तो हम फिर रूल को ग्रो करते जाते हैं। अगर वर्स्ट की तरफ जा रहा है तो फिर हम वहाँ पर कुछ स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा लेते हैं। रिपीट स्टेप 2 and 3 until the stopping criteria is met। इस तरह हम रूल जनरेट करते जाते हैं और फिर एक स्पेसिफिक स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अगर वो स्टॉपिंग क्राइटेरिया मेट हो जाता है तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये रूल ग्रोइंग स्टॉप हो जाती है। यहाँ प्रोसीड्स टू जनरेट रूल फॉर द नेक्स्ट क्लास। फिर ये एक क्लास के लिए जो रूल बन गए हैं फिर वो वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट क्लास के लिए रूल जनरेट करता है। अब नेक्स्ट क्लास में ये क्या करेगा कि जो पहले पॉजिटिव थे, जो पहले पॉजिटिव किसी एक स्पेसिफिक क्लास को हमने कंसीडर किया था, फिर वो उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेता है और नेक्स्ट क्लास को वो पॉजिटिव कंसीडर कर लेता है। यानी क्लास, अगर आपके पास सपोज क्लास 4 क्लासेस हैं, क्लास 1, 2, 3 and 4, पहले केस में ये इसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेता है और इन तमाम क्लासेस को नेगेटिव कंसीडर कर लेता है। जब ये 4 स्टेप पे पहुंच जाता है, यानी कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया इसको मिल जाता है, तो फिर ये क्या करता है, फिर ये दोबारा से इस पूरे
डाटा सेट में से इसको नेगेटिव कर लेता है और नेक्स्ट क्लास को पॉजिटिव कंसीडर कर लेता है और बाकी तमाम क्लासेस को ये नेगेटिव कर लेता है। इस तरह से वर्क करता है और तमाम क्लासेस के लिए ये रूल बनाता जाता है वन बाय वन। तो ये डायरेक्ट मेथड है सीक्वेंशियल कवरिंग। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे लर्न वन रूल कैसे काम करता है, स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होने चाहिए। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। अब ये एक छोटी सी एग्जांपल इसने दी है। उसने पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को अलग किया है और फिर क्या किया है कि एक रूल बनाया है जो इस यहाँ पर कवर कर रहा है इन पॉजिटिव क्लासेस को, यानी मैक्सिमम पॉजिटिव को कवर करना चाहिए या मिनिमम नेगेटिव्स को कवर करना चाहिए। मैक्सिमम आपके पास पॉजिटिव्स होने चाहिए। तो फिर ये एक रूल यहाँ पर इसके लिए एक रूल बना, तो इसको इसने R1 कहा। तो यहाँ पर इसने R1 ये एक रूल बनाया। फिर इस डाटा को इसने यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इस डाटा को हम यूज़ नहीं करेंगे नेक्स्ट रूल बनाने के लिए। तो नेक्स्ट रूल जो बन रहा है वो फिर एक अलग से पॉजिटिव क्लासेस को कंसिडर कर रहा है और उसमें कुछ अगर नेगेटिव भी हैं तो हमने इसका कवर देखना है कि ये मैक्सिमम एक्यूरेसी और कवर दोनों देखने हैं कि ये मैक्सिमम कितना कवर कर रहा है। तो ये नेक्स्ट रूल बना। इसी तरह से फिर एक थर्ड रूल बना, यानी ये 3 रूल्स इस पॉजिटिव क्लास के लिए बने और फिर इसी तरह से ये चलता जाएगा। फिर नेगेटिव को ये पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे और पॉजिटिव्स को ये नेगेटिव कंसीडर कर लेगा। फिर उन नेगेटिव्स के लिए हम रूल बनाते जाएंगे। तो ये सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम है, ये इस तरह वर्क करता है। अब इसमें सीक्वेंशियल लर्निंग एल्गोरिथम में हमारे पास स्टेप 2 जो था, जो लर्न वन फंक्शन है, वो कैसे काम करता है। लर्न वन रूल का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव, वो ये है कि पॉजिटिव क्लासेस को वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करें, यानी कवर उनका ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास जो रूल बनता है उसमें से वो पॉजिटिव क्लास को ज़्यादा फोकस करे, नेगेटिव उसमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए या अगर हो तो बहुत ही कम होने चाहिए। इसलिए यहाँ लिखा एक्सट्रैक्ट क्लासिफिकेशन रूल दैट कवर्स मैनी ऑफ द पॉजिटिव एग्जाम्पल एंड नन और वेरी फ्यू ऑफ द नेगेटिव एग्जाम्पल्स। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास जो रूल बनेगा वो सिर्फ पॉजिटिव क्लासेस को कवर करे और अगर नेगेटिव 1-2 हों या बिल्कुल भी ना हो तो वो रूल हमारा बेस्ट रूल होगा। अब उस बेस्ट रूल को फाइंड करना जो है ना वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव क्यों होता है? अब हमारे पास सपोज़ हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें आपके पास एट्रीब्यूट्स 1000 एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसमें से जो बेस्ट रूल यानी 1000 एट्रीब्यूट्स आपके पास हैं और हर एट्रीब्यूट्स की कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं। यहाँ पर यस या नो, किसी यस नो इसकी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, इसकी सपोज़ 20 डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं, इसकी 40 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं इस एट्रीब्यूट की। इसी तरह से हर एट्रीब्यूट की कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं और ये 1000 एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम कितने कम्बिनेशन बना सकते हैं इन तमाम एट्रीब्यूट्स के कोई हम ऑप्टिमल रूल फाइंड करें। तो कम्बिनेशंस फाइंड करना, 1000 रूल के कम्बिनेशंस को फाइंड करना और उसमें उन कम्बिनेशंस में से कोई बेस्ट रूल एक्सट्रैक्ट करना, ये कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है। इतनी प्रोसेसिंग हम नहीं कर सकते। तो हम एक ग्रीडी अप्रोच अप्लाई करते हैं। ग्रीडी अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम एक रूल जनरेट करते हैं, रैंडम रूल कोई भी जनरेट कर लेते हैं और फिर हम उस रूल को किसी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से चेक करते हैं, यानी वो कवर कितना दे रहा है और एक्यूरेसी कितनी दे रहा है। तो हम उस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया से उस रूल को चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोई सर्टेन हमने थ्रेशोल्ड रखा है कि इतना कवर और इतनी एक्यूरेसी हो तो ये रूल ठीक है, तो फिर हम उस रूल को रिफ़ाइन करते जाते हैं, यानी उस रूल को ग्रो करते हैं या उस रूल को प्रून करते हैं। तो इस तरह के स्टेप्स हम करते हैं। हमारे पास जो रूल हम जनरेट करने जा रहे हैं या तो उसको ग्रो करेंगे या उसमें से वो प्रूनिंग करते जाएंगे। तो रूल फिर हमें रैंडमली जनरेट होते हैं और फिर उन रैंडम रूल्स में से हम बेस्ट रूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये ग्रीडी अप्रोच है। इट जनरेट्स एन इनिशियल रूल एंड कीप रिफाइनिंग द रूल अंटिल स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज मेट। हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया रखते हैं और उस रूल को रिफाइन करते जाते हैं। हमें बेस्ट रिफाइंड रूल जब मिल जाता है तो हम फिर स्टॉप कर लेते हैं। द रूल इज़ देन प्रून टू इम्प्रूव इट जनरलाइजेशन एरर। और फिर हम जनरलाइजेशन एरर क्या होता है, ये एक न्यू टर्म है आपके लिए, ये मैं पहले डिस्कस नहीं कर चुका हूँ, लेकिन ये ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। जनरलाइजेशन एरर हम फॉर अ टाइम बिंग ये समझते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास क्लासिफिकेशन में 2 किस्म के डेटा सेट, एक डेटा सेट होता है उस फिर के हम 2 पार्ट बनाते हैं, एक ट्रेनिंग पार्ट होता है और एक टेस्ट पार्ट होता है। ट्रेनिंग पार्ट
से हम रूल्स बनाते हैं या हम डिसीजन ट्री बनाते हैं या कोई भी हम चीज़ यानी ट्रेनिंग के लिए हम उसको सिखाते हैं कि आप के पास ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये इंस्टेंसेस हैं या रिकॉर्ड्स हैं, इनसे आप सीखें। किसी भी मॉडल को हम सिखाते हैं। जब सिखाने के बाद फिर हम उस पर टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो टेस्ट में भी आपके पास कुछ ना कुछ एरर आता है। हमने क्या करना होता है, जब हम रूल जनरेट कर लेते हैं और वो ट्रेनिंग मॉडल पे तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर वो टेस्ट सेट पे वो ठीक काम नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एरर ज़्यादा होता है। तो फिर हम उस रूल को प्रून करते हैं, ताकि वो जनरलाइजेशन एरर भी कम हो और आपके पास जो ट्रेनिंग पे एरर है वो भी कम हो। ये दोनों कम होने चाहिए। तो लर्न वन रूल फंक्शन ऐसे काम करता है। इट इज़ द वर्किंग ऑफ लर्न वन रूल फंक्शन। अब हमारे पास जो एस्पेक्ट्स है सीक्वेंशियल लर्निंग एल्गोरिथम के, पहले तो हम एम्प्टी रूल जनरेट करते हैं, फिर रूल को ग्रो करते हैं। इंस्टेंस एलिमिनेट कब करते हैं, जब हमारे पास रूल बन जाते हैं तो हम फिर जो मैक्सिमम पॉजिटिव उसने कवर किए होते हैं एग्जांपल्स, उन एग्जांपल्स को हम डाटा सेट्स में से निकाल लेते हैं और फिर नया रूल बनाते हैं। रूल को एवेलुएट कैसे करते हैं, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, और फिर रूल प्रूनिंग लास्ट स्टेप होता है। रूल प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, हम जनरलाइजेशन एरर चेक करते हैं, यानी टेस्ट पे हमारे पास एरर क्या है, फिर हम उसको रूल को या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं या उसको प्रून करते हैं। रूल ग्रोइंग में आपके पास क्या होता है, 2 कॉमन स्ट्रेटजीज होती हैं। रूल दो तरीक़ों से ग्रो किया जाता है, या तो आप जर्नल टू स्पेसिफिक होता है या स्पेसिफिक टू जर्नल होता है। जर्नल टू स्पेसिफिक में आप एम्प्टी रूल से स्टार्ट करते हैं और फिर उसमें ऐड करते जाते हैं, कंजंक्ट्स को ऐड करते जाते हैं। और कंजंक्ट्स मीन एट्रीब्यूट्स के टेस्ट को ऐड करते हैं कि ये एट्रीब्यूट इसके इक्वल हो या ये एट्रीब्यूट इसको इक्वल हो, एंड लगा के कंजंक्ट्स ऐड करते हैं। तो स्पेसिफिक टू जर्नल में क्या होता है कि आप एक रूल ऑलरेडी जनरेट कर लेते हैं कि ये रैंडम रूल हमने जनरेट किया है, फिर उस रैंडम रूल को हम रिफ़ाइन करते जाते हैं कि इसमें मज़ीद कोई कंजंक्ट ऐड करना चाहिए या कंजंक्ट्स को रिमूव करना चाहिए। तो ये स्पेसिफिक टू जर्नल है कि हम तमाम कोई एक रूल जनरेट कर लेते हैं और उस रूल को फिर हम क्या करते हैं, उसमें से कंजंक्ट्स निकालते जाते हैं या कंजंक्ट्स के डिफरेंट कम्बिनेशंस बनाते जाते हैं। तो उन कम्बिनेशंस को फिर हम चेक करते हैं, जो सब कम्बिनेशंस हैं किसी, वो जो बड़ा एक रूल बनाया है उनके सब कम्बिनेशंस चेक करते हैं, उसमें से कौन सा बेस्ट है। तो ये अपोजिट है जर्नल टू स्पेसिफिक के, स्पेसिफिक टू। तो ये 2 एग्जांपल है रूल ग्रोइंग के फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, और ये है फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। जनरल टू स्पेसिफिक एक एम्प्टी रूल है, फिर हम उसमें ऐड करते जाते हैं और फिर उनको टेस्ट करते जाते हैं, और फिर इसमें हमारे पास कोई एक रैंडम रूल है, बड़ा रूल है, फिर हम उसके सब पार्ट या उसमें से कुछ चीज़ें ऐड करते हैं या उसके सब पार्ट्स को चेक करते हैं, और फिर हम स्पेसिफिक टू जनरल रूल ग्रोइंग करते हैं। ये 2 स्ट्रेटजीज़ हैं, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। या तो एम्प्टी रूल स्टार्ट कर लें या फिर कोई एक बड़ा रूल बनाएं और फिर उसके सब पार्ट्स को चेक करें, फिर उनके सब पार्ट्स के कम्बिनेशन को, डिफरेंट कम्बिनेशंस को चेक करें और उसको रिफ़ाइन करते जाए और वो रूल सेलेक्ट करें जो ज़्यादा से ज़्यादा कवर और एक्यूरेसी दे। इंस्टेंस एलिमिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इंस्टेंसेस को एलिमिनेट नहीं करते, सपोज़ हमने एक रूल बना लिया और हम इंस्टेंस यानी वो रिकॉर्ड्स जिसके लिए एक रूल बन चुका है हम उसको एलिमिनेट नहीं करते, तो जो भी नेक्स्ट रूल बनेगा वो उसको ओवरलैप करता जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में है, हमारे पास उसी रिकॉर्ड्स को वो रूल भी कवर कर रहा है। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप जो रिकॉर्ड्स हैं, ये जो रूल 1 ने कवर किए हैं, इनको निकाल दें ताकि नेक्स्ट रूल जो है ना वो बेटर बने, वो इन रिकॉर्ड्स को इंक्लूड ना करें। तो अदरवाइज़ द नेक्स्ट रूल इज़ आइडेंटिकल टू प्रीवियस वन। ये R3 ज़्यादा आइडेंटिकल है R1 के। तो ये आपके पास, अगर आप एलिमिनेट नहीं करते रिकॉर्ड्स को, डाटा सेट को रिड्यूस नहीं करते, तो आपके पास ये ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव रूल्स आर एलिमिनेटेड। रूल इवेलुएशन, अब रूल जो जनरेट हुआ है उसको इवेलुएट हम करते हैं, तो हम एक्यूरेसी और कवर दोनों को यूज़ कर सकते हैं, या एक्यूरेसी को हम सिर्फ यूज़ नहीं करते। एक्यूरेसी को हम सिर्फ यूज़ क्यों नहीं करते, इसको हम फिर डिस्कस करते हैं।
लेप्लास यूज़ कर सकते हैं, हम एम एस्टिमेट यूज़ कर सकते हैं। अब एक्यूरेसी क्या है, एन सी बाई एन। एन सी क्या है और एन क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल। कवर हमने ऑलरेडी कवर हम पढ़ चुके हैं कि कवर क्या होता है। एन इज़ द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल और एन सी इज़ द नंबर ऑफ करेक्ट रूल इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल। एक्यूरेसी और कवर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कवर क्या होता है। कवर ये होता है कि आपके एंटीसीडेंट, रूल के एंटीसीडेंट, रूल का एक एंटीसीडेंट होता है और एक कंसीक्वेंट होता है। तो आप जब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये आपके पास रूल का यानी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो इस लेफ्ट हैंड साइड को ट्रिगर कर रहे हैं लेकिन राइट हैंड साइड को ट्रिगर नहीं कर रहे, तो हम उनको कहते हैं कवर, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल। और फिर हम जब दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड दोनों को वो ट्रिगर कर रहा है, ट्रू कंसीडर कर रहा है यानी ट्रू डिक्लेयर कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, तो हम उसको कहते हैं एक्यूरेसी। तो हम हमारे पास उसको इसको n कहते हैं और इसको NC, नंबर ऑफ करेक्ट इंस्टेंसेस कवर्ड बाय द रूल। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ठीक है लेकिन राइट हैंड साइड ठीक नहीं आ रहा, तो फिर आपके पास वो कवर तो है लेकिन वो करेक्ट नहीं है। और इसी तरह से आपके पास अगर ये दोनों जो हैं ट्रू आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी आपका रिकॉर्ड को ट्रू कर रहा है और राइट हैंड साइड भी ट्रू कंसीडर कर रहा है, तो ये करेक्ट हैं या एक्यूरेट हैं। तो ये इसको NC कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ट्रू डिक्लेयर करे, और N जो है ना, जो N है वो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को या एंटीसीडेंट को कंसीडर करता है। लेप्लास में NC+1 बाई N प्लस K, K क्या है, K इज़ द नंबर ऑफ क्लासेस हैं, और M एस्टिमेट क्या है, NC प्लस K इंटू P, P क्या है, प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्लासेस, यानी पॉजिटिव क्लासेस की प्रायर प्रोबेबिलिटी यानी उनकी एलिमिनेशन से पहले की प्रोबेबिलिटी क्या थी, तो इसको प्रायर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और N प्लस K इससे हम डिवाइड करते हैं। रूल इवैल्यूएशन, An evaluation metric is needed to determine which conjunct should be added or removed during the rule growing process. Rule growing process में हम चेक करते हैं कि किस conjunct के ऐड होने से रूल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो इवैल्यूएशन वहाँ पर हमें चाहिए होता है ताकि हम एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया को कंसीडर करें। लिमिटेशन, सिर्फ एक्यूरेसी को हम क्यों यूज़ नहीं करते, जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ एक्यूरेसी को यूज़ नहीं करते, अगर एक्यूरेसी को आप यूज़ करें तो फिर उसके साथ आप कवर को भी यूज़ करेंगे। कवर और एक्यूरेसी दोनों को जब आप यूज़ करते हैं एवेल्युएशन के लिए फिर ठीक होते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्यूरेसी को कंसीडर करते हैं रूल ग्रोइंग ठीक नहीं होता। सॉरी फॉर कंसीडर ए ट्रेनिंग सेट दैट कंटेन 60 पॉजिटिव एंड 100 नेगेटिव एग्जांपल्स। हमने कहा है कि 60 पॉजिटिव एग्जांपल्स है और बाकी सारी नेगेटिव, 100 नेगेटिव एग्जांपल्स हैं। तो दो रूल बने हैं, उसमें कवर 50 पॉजिटिव एग्जांपल्स एंड 5 नेगेटिव एग्जांपल्स, और R2 कवर 2 पॉजिटिव एग्जांपल एंड 0 नेगेटिव एग्जांपल। तो कवर किसका ज़्यादा है, R1 का ज़्यादा है, R2 का कवर कम है। और एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, R2 की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ पॉजिटिव क्लासेस को कंसीडर किया है, 0 और नेगेटिव कोई भी नहीं है। तो R1 की एक्यूरेसी कम है और R2 की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो आप जब सिर्फ एक्यूरेसी को बेस बनाकर चेक करते हैं तो आप R2 को कंसीडर कर लेंगे लेकिन R1 को निगलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने एक्यूरेसी के साथ साथ कवर को भी देखना है कि वो कितने एग्जांपल्स को कवर करे। तो ज़्यादा एग्जांपल कौन कवर कर रहा है, R1 कवर कर रहा है। तो जब R1 कवर कर रहा है तो आपके पास एक्यूरेसी के साथ साथ आप कवर को भी कंसीडर करते हैं। हाउएवर R1 इज़ बेटर बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ R2 इज़ स्पूरियस, यानी कि फॉल्स है, बिकॉज द कवरेज ऑफ द रूल इज़ टू लो। स्टॉपिंग क्राइटेरिया एंड रूल प्रूनिंग। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम क्या रखते हैं, हमारे पास यहाँ पर जो एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर जनरेट ए रूल आर एंड कीप रिफाइनिंग द रूल अंटिल ए सर्टेन क्राइटेरिया इज फाउंड। यहाँ पर जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया था
यहाँ रिपीट स्टेप 2 and 3 until stopping criteria is found। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो स्टॉपिंग क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पर डिस्कस हुआ है कि वो गेन की फॉर्म में आपके पास जो क्राइटेरिया होना चाहिए वो गेन होना चाहिए। गेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिसीजन ट्रीज़ में। अगर न्यू रूल का गेन जो है ना वो सिग्निफिकेंट नहीं है तो हम उस रूल को डिस्कार्ड कर देते हैं और स्टॉप कर लेते हैं, फिर हम नया रूल जनरेट करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट स्टेप जो था रूल प्रूनिंग का था। रूल जनरेट होने के बाद गेन भी उसका ठीक है, यानी उसका गेन ट्रेनिंग सेट पे तो ठीक है, लेकिन टेस्ट सेट पे जब हम उसको, या वैलिडेशन सेट भी हम उसको कहते हैं, टेस्ट सेट या वैलिडेशन सेट, जब हम उस पे चेक करते हैं एरर रेट को कि उस पे वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो टेस्ट पे भी ठीक काम कर रहा है तो फिर हम उस रूल को रहने देते हैं, अदरवाइज़ हम उस रूल्स में से कंजंक्ट को रिमूव करते हैं और फिर वैलिडेशन पे दोबारा चेक करते हैं। फिर हम रूल को प्रून, उसमें से कंजंक्ट्स निकालते जाते हैं, यानी प्रून करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। ट्रेनिंग में तो हम जो रूल हमें मिल गया वो तो ठीक था, लेकिन अब टेस्ट पे भी चेक करना है। टेस्ट पे भी हम उस रूल को चेक करते हैं, टेस्ट या वैलिडेशन सेट पे हम उसको चेक करते हैं। अगर वो वैलिडेशन सेट पे एरर कम दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर एरर ज़्यादा है तो फिर हम उसको कंजंक्ट्स उसमें से निकालते जाते हैं और फिर वैलिडेशन पे दोबारा चेक करते हैं। फिर हम एक और कंजंक्ट निकालते हैं, अगर वो एरर फिर स्टिल ज़्यादा है फिर एक और निकालते हैं, अनटिल एंड अनलेस या तो रूल हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा कम्प्लीटली या रूल रिफाइन हो जाएगा फॉर द टेस्ट आल्सो, टेस्ट के लिए भी वो रिफाइन हो जाएगा। फिर इस तरह से हम रूल प्रूनिंग करते हैं। इफ़ एरर इम्प्रूव्स prune the conjunct। समरी, ग्रो अ सिंगल रूल, एक रूल जनरेट करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल या जनरल टू स्पेसिफिक, फिर रिमूव करते हैं इंस्टांसेस फ्रॉम द रूल, रूल को हम एवेलुएट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि रूल वाकई ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो फिर हम उसको नेक्स्ट कंजंक्ट इंक्लूड करते हैं, अगर ठीक है तो फिर हम उस रूल को डिक्लेयर कर लेते हैं और उस रूल के कवर के अंडर जितने भी इंस्टेंसेस आ रहे हैं उनको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद प्रून द रूल इफ़ नेसेसरी, उस रूल को प्रून करें, यानी जनरलाइजेशन एरर चेक करने के बाद आप, यानी टेस्ट पे चेक करने के बाद भी चेक कर लें, अगर वहाँ पे भी ठीक काम कर रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर हम उसको फर्दर प्रून करते हैं। ऐड रूल टू द करंट सेट ऑफ रूल, फिर हम उस रूल को जो जनरलाइजेशन पे भी ठीक काम कर रहा है, यानी जनरलाइजेशन एरर भी लो है और ट्रेनिंग एरर भी लो है, हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं किस चीज़ में, रूल सेट में, और रिपीट कर लेते हैं इस प्रोसेस को। रूल हर क्लास के लिए हम रूल जनरेट कर लेते हैं। तो ये समरी है। और डायरेक्ट मेथड, यानी आपके पास इसको हम कहते थे सीक्वेंशियल कवरिंग एल्गोरिथम। थैंक यू वेरी मच। हमने कहा था कि जो रूल जनरेशन के मेथड है वो डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड तो हम एल्गोरिथम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड्स को कैसे यूज़ किया जाता है रूल जनरेशन के लिए। इनडायरेक्ट मेथड में आपके पास सबसे पहले आपको दूसरा क्लासिफायर यूज़ करते हैं। सपोज़ हमने क्लासिफायर टेक्निक यूज़ की है फॉर जनरेटिंग द ट्रीज़। डिसीजन ट्री हमने बनाई है, उस डिसीजन ट्री से फिर हम रूल कैसे जनरेट करते हैं। रूल हम ऐसे जनरेट करते हैं कि P, जैसे R1 यहाँ पर जनरेटेड है, P इज़ इक्वल टू नो, Q इज़ इक्वल टू नो, और आपके पास लेबल क्या असाइन हो रहा है, लेबल इज़ असाइंड। आपके जो एंटीसीडेंट्स हैं वो रूट नोड से शुरू हुए हैं और लीफ नोड तक, लीफ नोड को हमने उसका कंसीक्वेंट बनाया है। ये आपके पास एंटीसीडेंट हो जाता है और ये आपके पास कंसीक्वेंट हो जाता है। इसी तरह से रूल 2 आप जब देखते हैं, P इज़ इक्वल टू नो, Q इज़ इक्वल टू येस एंड दैट इज़ पॉजिटिव। तो ये हमारे पास 5 रूल बने हैं। हमारे पास लीफ नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लीफ नोड्स हैं। तो कितने रूल बन रहे हैं यहाँ पे, 5 रूल बन रहे हैं फ्रॉम डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री से जो रूल जनरेट हुए हैं उन रूल्स को फर्दर हम रिफाइन करते हैं। तो उसके लिए एक एल्गोरिथम है C4.5 रूल्स कैसे बनते हैं।
ट्री बन जाती है, ट्री से फिर रूल बनाते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट रूल फ्रॉम एन अनप्रून्ड डिसीजन ट्री। जब आप कोई डिसीजन ट्री बनाते हैं, अनप्रून्ड या कंप्लीट डिसीजन ट्री जब आप बनाते हैं, तो उसमें से एक रूल एक्सट्रैक्ट करते हैं। सपोज़ ये ए टू वाई एक रूल हमने एक्सट्रैक्ट किया है, फिर हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर एन अल्टरनेटिव रूल। इसी में से एक और रूल हम अल्टरनेटिव रूल बनाते हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, ए डैश में से यानी एंटीसीडेंट में से इज़ ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग वन ऑफ द कंजंक्ट्स। हम एक कंजंक्ट को उस यानी इस एंटीसीडेंट में से हम एक कंजंक्ट को रिमूव करते हैं और फिर हम चेक करते हैं किसी क्राइटेरिया की बेस पे, या उसके एरर को हम चेक करते हैं आर नॉट के या आर डैश के एरर को हम चेक करते हैं, और फिर फॉर आर अगेंस्ट ऑल आर्स, जितने भी आर हमारे पास, जितने भी रूल्स हमारे पास बने हैं, उन सब के अगेंस्ट हम उसका एरर चेक करते हैं। प्रून इफ़ वन ऑफ आर्स हैज़ लोअर पेसिमिस्टिक एरर रेट। फिर हम प्रून करते हैं आर नॉट में से अगर इस आर के जितने भी अल्टरनेटिव रूल्स बनते हैं, इस आर के जितने भी अल्टरनेटिव रूल्स बनते हैं आफ्टर रिमूविंग कंजंक्ट्स, उन सब की पेसिमिस्टिक एरर को हम कैलकुलेट करते हैं, और उसमें से जिसका पेसिमिस्टिक एरर सबसे लो होगा, हम उस आर को रिटेन करेंगे और बाकी सारे आर्स को रिमूव कर देंगे, रूल्स को रिमूव कर देंगे। रिपीट अंटिल वी कैन नो लॉन्गर इम्प्रूव द जनरलाइजेशन एरर। और इसको तब तक आपने परफॉर्म करना है जब तक आप मज़ीद जनरलाइजेशन एरर को इम्प्रूव ना कर सकें। इट इज़ द सिंपल इनडायरेक्ट मेथड। हमारे पास डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, ये इनडायरेक्ट मेथड है रूल जनरेशन का। थैंक यू वेरी मच।